हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारे वीडियोस हैं वो टोटली मैकमिलन बुक से अलाइंड हैं। एज वी नो कि हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वर्किंग हैं, तो हम लोगों ने वीडियो को काफ़ी टू द पॉइंट रखने की कोशिश करी है। साथ ही एज वी नो कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने के आसार है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो हमारे एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना है। उसमें आपने फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देखना है और साथ ही आपने एक हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हो तो वो आपके एग्जाम टाइम रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में अगर वीडियोस को रिवीजन पर्पस के लिए देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। तो अगर आप वीडियोस देख के नोट्स बना पा रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना पा रहे हो देन यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। फ्रेंड्स अगेन आई रिपीट, यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। इट मस्ट नॉट बी फ्रॉम अस, लेकिन आपके पास कहीं से भी एक पेड नोट्स होना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन एनी फ्री फ्लोटिंग कंटेंट। सो फ्रेंड्स व्हाट वी आर ऑफरिंग इज आवर ई पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल ए के यूनिट 6 ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन फिर से हम लोग ग्लोबलाइजेशन को इन डिटेल यहाँ देखेंगे और साथ ही हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया के ऊपर। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसको आपको याद होगा कि हमने एलपीजी जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी थी हमने उसके अंदर पढ़ा था। तो हम लोग इन चीज़ों को इन डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंटेंट को देख लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग ये देख लेंगे। देन ग्लोबलाइजेशन को लेके एडवोकेसी क्या है, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन को लेके क्या एक दलीलें दी गई हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्यों आना चाहिए, क्यों बेहतर है, समथिंग इन दैट वे। फिर कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया पे, जो सब्जेक्ट का जो इस यूनिट का नाम है इसके बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर फेयर ग्लोबलाइजेशन, मतलब अगर कुछ भी नया हो रहा है ग्लोबलाइजेशन को अगर हम लोग एक लाइन में समझें तो विल सिंक आवर इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, और कि मतलब बाहर की जो कंपनीज हैं वो हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, यहाँ बिजनेस करने आने वाली हैं, तो उनके लिए क्या एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, मतलब क्या हम पॉलिसी बनाएं जिससे चीज़ें सही रहें, तो हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। साथ ही ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स केयर और वन थ्रेट, और साथ में प्रोटेक्शनिज्म का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो जो ये प्रोटेक्शनिज्म है इसमें क्या है कि हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, मतलब बाहर की कंपनीज अगर बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, तो इससे होगा ये कि जो हमारी इंडोर कंपनीज हैं, मतलब कि जो हमारे इंडिया के अंदर की कंपनीज हैं, उन कंपनीज को हो सकता है कि लॉस उठाना पड़े या फिर उनका स्टैंडर्ड उस लेवल का ना हो, इसके वजह से लोग जो हैं वो डायरेक्टली बॉयकॉट कर दें। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है वो है प्रोटेक्शनिज्म का, कि उसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ गाइडलाइंस बनाती है जिसकी मदद से हमारी जो कंपनीज हैं वो अच्छा कर पाती हैं। तो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन को हम लोग WTO आपको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि जितने भी ग्लोबल ट्रेड्स हैं उनके लिए WTO जो है वही बेंचमार्क सेट करती है, वही सारे गाइडलाइंस सेट करती हैं। तो उनके हिसाब से क्या है ग्लोबलाइजेशन की डेवलपमेंट टुवर्ड्स अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्सेस। तो गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि हमारे इंडिया में बनी हुई जो गुड्स हैं उनको हम बाहर की कंट्रीज में भेजेंगे, बाहर की कंट्रीज की जो बनी हुई गुड्स हैं वो इंडिया में आएंगी। सर्विसेज अगेन कि इंडिया के अंदर जैसे कि अभी IT है, तो IT सेक्टर जो है वहाँ क्या है कि हमारी सर्विसेज थोड़ी सस्ती हैं, सो जो बाहर की कंपनीज हैं वो सर्विसेज के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन IT सेक्टर पर्टिकुलरली। कैपिटल मतलब कि हमारे पास हो सकता है कि हमारी कुछ एक अच्छी कंपनीज हैं जिनके पास पैसा ना हो, तो फॉरेन की कुछ कंपनीज जो हैं वो कैपिटल इन्फ्यूज करती हैं। साथ ही लेबर फोर्सेस, यहाँ क्या है कि बेटर एम्प्लॉयमेंट के स्कोप को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर की तरफ मूव होते हैं, वो बाहर की कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, तो वो फोर्सेस है। तो ये सारी ही चीज़ें पॉसिबल क्यों हो पाई हैं, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाई हैं। तो अभी देखिए ग्लोबलाइजेशन को हम लोग एक और दूसरे टर्म में देखें, अ राइज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग नेशन, की मतलब जो कंट्रीज हैं उनके बीच में एक इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब समन्वय हो रहा है, मतलब कि सारी कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर साथ साथ चल रही हैं। अभी हम लोग अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ देखिए ये 18th सेंचुरी से ही चला आ रहा है, मतलब 1800 के एंड प्लस। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था कि एक डिप्रेशन का सिचुएशन आता है, उसमें क्या होता है 1929 में एक हाइपर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन आपको पता है महंगाई, और हाइपर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का जरूरत से ज़्यादा बढ़ना, और उसके बाद फिर क्या होता है
कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन है वो रोल बैक होता है। रोल बैक मतलब कि जो चीज़ें चल रही थी उनको वापस कर लेना, कि मतलब उस समय ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है और जो बाकी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी और कंट्रीज़ के बीच में क्या हो गया, लड़ाई। कि मतलब वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि काफ़ी सारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई कर रही थी, बट ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस एंड ट्रेड कर रही हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जब वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में ये पूरा रोल बैक हो गया, मतलब इसका जो इम्पैक्ट था वो रिवर्स हो गया। तो फिर मिड ऑफ 1980s में एक बॉडी आती है, उस बॉडी का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। तो ये जो है ये एक 1 मार्क क्वेश्चन है। इट मे कम कि OECD स्टैंड्स फॉर, तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो इन्हीं में से कोई सा एक हो सकता है। अभी फिर है कि 1992, आपको पता होगा कि 1992 में ही इंडिया के अंदर जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिस पॉलिसी का नाम था LPG पॉलिसी। हम लोग देखते हैं एक बार उसको इन डिटेल। तो देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो क्या थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उनके जो नॉर्म्स रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी की तरह ही आई थी और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे मार्केट को कर्व किया और उन्होंने रूल किया। सो हमारे जो नॉर्म्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे प्राइवेट कंपनीज के लिए जो बाहर से आ रही हैं, लेकिन हमने अपनी सारे ही नॉर्म्स को लिबरलाइज किया, मतलब थोड़ा सिंपल बना दिया। वहीं पे प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि हमने प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया टू पार्टिसिपेट इन इंडियन इकोनॉमी, कि हमने कहा कि आप आइए और हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए, या फिर आप हमारे यहाँ जो चल रहे बिजनेस हैं, सम बिजनेस विच आर डूइंग गुड, आप उसके अंदर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। और थर्ड ग्लोबलाइजेशन, की जहां हमने इंडियन इकोनॉमी को लिंक किया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। अभी देखिए कि यहाँ पे क्या था कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस थे उनको कम कर दिया गया लिबरलाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन में फिर से हम लोग देखते हैं तो जो ओनरशिप था प्राइवेट इंटरप्राइजेस का, सॉरी पब्लिक इंटरप्राइजेस का, उसको प्राइवेट कंपनीज को दिया गया। जो मैनेजमेंट था जो पहले गवर्नमेंट के पास था वो प्राइवेट कंपनीज को दिया गया। वहीं यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो ट्रेड है वो अभी दूसरी कंट्रीज के साथ करने लग गए। हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था वो प्रमोट हो गया। और लिबरलाइजेशन में देखिए कि लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट वाला जो सिस्टम था, इन सारे ही सिस्टम्स को कैंसिल कर दिया गया। और ये तीनों ही जो टर्म है, ये तीनों ही टर्म जो लीड करते हैं, दे लीड फॉर ओपन इकोनॉमी, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। तो ये जो चीज़ थी वो कहाँ से आई, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से आई। अभी हम लोग फिर से अपने बेस की तरफ आते हैं जो हमारा मेन मैकमिलन बुक का है। अभी फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि लोग वीडियोस देख लेते हैं पूरा, बट लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो। अभी हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एडवोकेसी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है दैट इज रेफरिंग टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टनेस। तो इंटरकनेक्टनेस मतलब कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं उनके बीच इंटरकनेक्शन हो रहा है, जो कल्चर है उसमें इंटरकनेक्शन हो रहा है। रिहैबिलिट की मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग जाके इस्टेब्लिश हो रहे हैं, अलग अलग जगह जाके रहना शुरू कर रहे हैं। पहले था कि ये काफ़ी मिनिमल था कि लोग इतना दूसरी कंट्रीज में जाके सेटल नहीं होते थे, बट पोस्ट ग्लोबलाइजेशन ये बहुत ईजी हुआ, क्योंकि जॉब्स, अभी कोई इंडियन है जिनकी जॉब लंदन में लग गई है, देन he'll be settled there, वो वहीं पे सेटल हो जाएंगे। उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है दे विल बी टेंड टू स्टे एट लंदन। तो इस हिसाब से अभी हम लोग ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट को देखते हैं। तो इसमें देखिए जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़ जाता है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाता है, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो पैसे हैं बाहर की कंपनी से वो आने बढ़ जाते हैं हमारे यहाँ। जो लोग हैं या फिर जो नॉलेज है, लोग मतलब इट इज़ अबाउट जॉब, कि जॉब की जो वी वुड से कि जॉब क्रिएशन जो है वो बढ़ जाता है, और साथ ही जो नॉलेज है उसका भी एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ें हमारे हक में आती हैं। मतलब दीज आर द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी यहीं पे हम लोग आगे और भी देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको मदद मिल रही है डेवलप्ड कंट्रीज से। क्या एक मदद मिल रही है कि जो उनका मैन्युफैक्चरिंग है ना डेवलप्ड कंट्रीज का, वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। मतलब कि आप इसको कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कि मतलब ऑलरेडी उन लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास आ रही हैं वो टेक्नोलॉजीज़, और जो मैन्युफैक्चरिंग है इन वेरियस सेक्टर्स वी आर डूइंग गुड। डाइवर्सिफिकेशन, कि आपको पता होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का, कि पहले क्या था कि
हम लोग वी वर ट्राइंग टू बी एक्सपर्ट इन वन सेक्टर, लेकिन अभी हमने क्या किया है कि वी आर ट्राइंग टू बी एक्सपर्ट इन वेरियस सेक्टर्स। तो ये जो है ये डाइवर्सिफिकेशन है। तो हम लोग जो है अभी डाइवर्स होने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज अगेन ये जो है हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज से सीख रहे हैं, और साथ ही हायर लिविंग स्टैंडर्ड, ये भी हम लोग अगेन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे सीख रहे हैं। अभी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या रहा हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए कि जो इंडियन इकोनॉमी में जो चेंजेस हैं वो क्या था कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो चेंज होता है, प्रोडक्शन स्टाइल जो है वो चेंज होता है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी ऑप्शंस ज़्यादा हैं हमारे पास। तो जैसे ही ऑप्शंस बढ़ते हैं तो फिर उसका जो है कि एक एडवांटेज मिलता है हमको। और ये क्यों हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। अभी क्या है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? पहले हमारे यहाँ इतना पॉप म्यूजिक नहीं था, पॉप म्यूजिक कल्चर, लेकिन वो बढ़ता है विथ ग्लोबलाइजेशन। हमारे यहाँ इतना डोमिनोज, मैकडी, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा कल्चर नहीं था, बट विथ ग्लोबलाइजेशन ये सारी कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर आती हैं और ये हमारे कल्चर को चेंज करती हैं। पहले लोग घर में बैठ के खाना प्रेफर करते थे, लेकिन आज की डेट में जो लोग हैं वो बाहर आउटिंग में खाना प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें विथ टाइम चेंज हुई हैं। साथ ही द एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ एफडीआई। अभी एफडीआई आपको पता होगा, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इसको इन डिटेल देखा है, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ कि एफडीआई का मतलब हो गया एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और entity based in one country into a company or entity based in another country। मतलब कि एक कंपनी है जो यूएसए में है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर वेरी वेल्दी। एक कंट्री इंडिया में है और ये भी दे आर डूइंग गुड, बट दे रिक्वायर सम कैपिटल। इंडिया वाली जो कंपनी है इनको कुछ पैसे चाहिए, तो व्हाट दे विल डू, दे विल रिक्वेस्ट टू यूएस कंपनी, और वहां से जो पैसे हैं वो इनको ट्रांसफर करे जाएंगे विथ द इन अगेंस्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सम ओनरशिप। तो ऐसे करके जो है वो ओनरशिप हो या प्रॉफिट मार्जिन का शेयर हो, कुछ भी, मतलब उनके एक अग्रीमेंट के हिसाब से जो बाहर की कंपनीज हैं या एंटिटीज हैं वो हमारी कंट्री में एंटर करती हैं। अभी देखिए इसका जो मेन फोकस जो इंडिया के अंदर है वो है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन सब में एफडीआई जो है वो सबसे ज़्यादा है। अभी अगर बैंक के टर्म में देखें तो देखिए जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हमारे बैंक में देखी जाती हैं, ऐसी कंपनीज जो है वो एफडीआई के अंदर ही इस्टेब्लिश हुई हैं, जहाँ की आप देख पाओगे कि वहाँ जो नाम होगा वो कुछ ऐसा होगा कि एक फॉरेन कंपनी का नाम और एक डोमेस्टिक कंपनी का नाम, इन दोनों को मिला के एक कंपनी को इस्टेब्लिश करा जाता है। तो आई होप आप एफडीआई समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट जो है वो है ग्रोथ रेट एक्सेलरेटेड। तो ग्रोथ रेट कैसे बढ़ जाती है पूरी इकोनॉमी की? तो देखिए कि आप देखेंगे कि 1951 से 80 ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी स्लो था। फिर 80 से 90 इट वाज लिटिल ओके। यहाँ पे जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था उसको हमने ब्रेक किया था, बट वी वर नॉट डूइंग सो गुड। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 92 से 2008 वाला पीरियड, ये पीरियड कौन सा था? जिस पीरियड में ग्लोबलाइजेशन आया, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। तो इसमें फिर देखिए कि जो हमारी ग्रोथ रेट थी, ग्रोथ रेट वाज 6.7, 5.3, 7.6। सो इट वाज गुड, इट वाज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हमारी ग्रोथ रेट है इकोनॉमी के टर्म में वो इंक्रीज हुई है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज हुआ है। जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मतलब कि जो टोटल नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम, उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं किससे? टोटल पॉपुलेशन से। तो जब आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो आपका निकल के आता है पर कैपिटा इनकम। तो ये भी इंक्रीज हुआ है। मैं इसको यहाँ नोट डाल देता हूँ। फिर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी इंक्रीज हुई है, एंड ऑप्शन फॉर कस्टमर ये भी इंक्रीज हुआ। ये कैसे? कि पहले है कि किसी को ड्रिंक्स पीनी थी तो लोग के पास एक या दो ऑप्शंस होते थे। अगर देसी की बात करें तो लोग गन्ने का जूस पीते थे, या फिर कुछ और जो देसी चीज़ें थी लोग उसको यूज़ करते थे। लेकिन अभी उनका ऑल्टरनेट आ गया है, लाइक लोगों के पास कोक है, थम्सअप है, एंड मल्टीपल वैरायटीज़ हैं जो इवन विद इन इंडिया और बाहर से प्रोड्यूस होके आ रही हैं। तो ये सब जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और वहीं पे देखिए कि कुछ नए एवेन्यूज जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि हम शुरू से ही एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग इकोनॉमी है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस किया है हमेशा ही अपने कंजम्पशन से, तो उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ गुड फॉर आवर फॉरेन रिजर्व रेवेन्यू। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ आ रहा है, क्योंकि ये जो यूनिट है इस यूनिट में बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के बारे में है। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट इसको इन ब्रॉड
बुक में कवर किया गया है, दैट्स वाई वी आर ऑल्सो कवरिंग एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट। और आपको पता है कि क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी निकल सकते हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट एट ऑल कॉम्प्रोमाइजिंग विद एनीथिंग। तो हम लोग आगे देखते हैं, वो है कि ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो देखिए कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि टू इंश्योर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड इक्वली, की जो इनका जो वी वुड से कि जो आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का, कि जो फ़ायदे मिलने वाले हैं वो सारे लोगों को इक्वली मिले। तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स मतलब एक्शंस एंड पॉलिसीज़ बनाई हैं टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स और वर्कर्स, कि लोग जो इसको यूटिलाइज़ करने वाले हैं या फिर जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे इन चीज़ों का एडवांटेज मिलेगा, वो कहीं पीछे ना रह जाएँ। अभी यही हम लोग देख रहे हैं कि लोकल, नेशनल, रीजनल, ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबलाइजेशन है वो उसको सपोर्ट करा जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है किन चीज़ों के लिए? ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। अभी साउंड एंड फेयर इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट द अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्राइज इन अ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में मतलब कि ओपन इकोनॉमी, वहाँ पे उसको प्रमोट करा जा रहा है ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, कि ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स केयर। तो देखिए ये क्या है कि एक थ्रेट इमर्ज होता है और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है प्रोटेक्शनिज्म। और ये क्या है? राइज ऑफ टेरिफ रेट्स। तो पहले हम लोग प्रोटेक्शनिज्म को देख लेते हैं कि ये क्या है, कि दैट रिफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड टू हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अभी इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो अगर कुछ ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर रही हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वो सीवियरली अफेक्ट होंगी। तो उसके लिए क्या करा जाता है कि गवर्नमेंट कुछ फ्रेमवर्क बनाती है, जिससे कि एटलीस्ट ऐसे होता है कि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करा जा सके, क्योंकि कोई कंपनी अगर अभी अभी शुरू हुई है एट लोकल लेवल, देन दे कैन नॉट परफॉर्म आउटस्टैंडिंग। उसके लिए क्या है कि दे विल टेक सम टाइम, लेकिन उनको स्टैंड करने के लिए, उनको मार्केट में खुद को एग्जिस्टेंस को बचा के रखने के लिए दे नीड सम टाइम। तो वो टाइम जो बाय करने का कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रोटेक्शनिज्म। कि वहाँ क्या है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना रही हैं, और वो पॉलिसीज क्या है कि जो फॉरेन की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर हैवी ड्यूटी लगती है। उससे क्या होता है कि जो बाहर की ये प्रोडक्ट हैं वो महंगे होते हैं इंडियन मार्केट में। जैसे हम लोग फिलहाल अगर बात करते हैं एक कार की, दैट कार कंपनी इज टेस्ला। अभी टेस्ला क्या है, वो कार के ऊपर जो ड्यूटी है वो इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जो कार की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में। तो इस वजह से उसकी डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और इसी की वजह से हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं कार की, वो अच्छा कर पा रही हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कार अगर एक बहुत ही कम प्राइस में इंडिया के अंदर आ रही है, तो फिर जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो सीवियरली अफेक्ट होगी। नोबडी वांट्स एनीथिंग नॉन कॉम्पिटिटिव। अगर कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ आएगी तो वो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव होगी और वो मार्केट को हिट करेगी। सो ये जो पॉलिसीज हैं यूजुअली इम्प्लीमेंट विद द गोल टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी। वही कि मतलब ले देखिए बात वही है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको बचाए रखने के लिए हमको, हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने पड़ते हैं जिससे कि हमारी जो कंपनीज हैं वो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता रहे। अभी देखिए कि WTO रेगुलेशन अलाउज गवर्नमेंट टू प्रैक्टिस ट्रेड प्रोटेक्शन मेजर्स। वो कैसे कि जो कंपनीज हैं, जो कंट्रीज हैं, वो टेरिफ रेट को इंक्रीज कर देती हैं किस पे? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। इससे क्या होता है कि वो एक्सपेंसिव हो जाता है और फिर जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। और ये जो है ये क्या है, टू प्रिजर्व द नेशनल इंटरेस्ट विद इन अ स्पेसिफिक लिमिट। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है टू ग्रो आर ओन इकोनॉमी, क्योंकि हर चीज़ को हम बाहर से नहीं बाय कर सकते हैं। वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग आउटसोर्स्ड। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमको विद इन द कंट्री भी चाहिए होती हैं। और आप देख भी रहे हो कि अभी जो हमारी कंट्री में चल रहा है वो क्या चल रहा है? सेल्फ सफिशिएंट का कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर। तो वो कैसे होगा अगर हम लोग बाहर की कंपनीज को बहुत ज़्यादा अलाउ करेंगे टू प्रोवाइड एवरीथिंग, मतलब स्पून फीडिंग, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं हो पाएगी, विल बी डिपेंडिंग। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन, ये जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है इसको डी ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ये अगेन यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन है, ये डी ग्लोबलाइजेशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो है हम कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, बट वी शुड बी डबली केयरफुल, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अगर 1 मार्क या 2 मार्क में आ जाता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको हमको गलत करके नहीं आना है।
नेक्स्ट जो है वो है कॉमनली यूज्ड कैरेक्टरिस्टिक इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज कोलैप्स। अभी क्या है, प्रोटेक्शनिज्म जो है वो टेक्स 3 मेन फॉर्म्स। वो क्या है, पहला जो है वो टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, दूसरा क्या है, इंपोर्ट का एक कोटा सेट कर दिया जाता है कि मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इतना ही अमाउंट में हमको इंपोर्ट करना है। एंड थर्ड वन कि नॉन टैरिफ बैरियर्स, सैंक्शंस। मतलब अभी आपने देखा होगा कि रसिया एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इन रिजल्ट ऑफ दैट रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। सैंक्शंस मतलब कि जो रशियन कंपनीज हैं वो उन सारी अदर कंट्रीज में ट्रेड नहीं कर पाएंगी। तो इस टाइप से कुछ रिस्ट्रिक्टेड सैंक्शंस लगाए जाते हैं जिससे कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता रहे। अभी प्रोटेक्शन जो है उसका रिजल्ट क्या है वो भी आप देख लो कि वो डिक्लाइन इन ट्रेड, क्योंकि आप इंपोर्ट में कोटा लगा रहे हो। इंपोर्ट क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ ड्यूटी मिल सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट क्या किया, चीज़ों को ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और साथ में यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी अनाउंस करती है, और वो सब्सिडी जो है वो डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनको स्केल अप करने में मदद करती है। मतलब कि अगर आपको कुछ पैसे रिटर्न मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप उन पैसों को अपने ऑपरेशंस में लगा सकते हैं टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अभी यहीं पे आप देखिए कि रिसेंट ईयर्स में कुछ एक रीज़न है कि किन रीजन्स की वजह से जो ये प्रोटेक्शनिज्म है उसको थोड़ा बढ़ावा मिला है। उसका रीज़न क्या है, तो वन ऑफ द रीज़न इज़ ब्रेक्सिट, दूसरा जो है कि यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट जो चल रहा है वो, फिर से कोविड पेंडेमिक, एंड फोर्थ वन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी ब्रेक्सिट जो है वो एक थोड़ा नया टर्म लग रहा है, तो आप देख लो कि ब्रेक्सिट क्या है। कि ब्रेक्सिट मतलब कि ब्रिटिश एग्जिट। ये क्या हुआ कि जो हम 31 जनवरी 2020 में जो यूनाइटेड किंगडम है हम लोगों की, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से खुद को एग्जिट कर दिया। मतलब यूरोपियन यूनियन क्या है, दैट इज वन यूनिट ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज का एक पूरा पूरा यूनिट है। अभी उसमें से जो ब्रिटिश मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है उन्होंने खुद को एग्जिट कर दिया है। क्यों? अभी देखिए कि दिस इज द ओनली कंट्री, ओनली सोवरेन कंट्री हु लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन। और इसका मतलब क्या होता है, सोवरेन स्टेट और कंट्री मीन्स कि विच इज इंडिपेंडेंट, वो किसी दूसरी कंट्री के अंडर नहीं है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्रीज, बट कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है दैट इज कॉल्ड सॉवरेन। तो अभी हम लोग आ जाते हैं फिर से यहाँ। तो देखिए यहाँ अगेन आपके लिए एक 1 मार्क क्वेश्चन है, ऑड मैन आउट बोल के, कि ऑड वन को आपको निकाल देना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्लोबलाइजेशन जो रिवर्स में अगर हम लोग प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए कि लिमिटेड एंड स्लाइटली वीकर रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसमें, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में। कि काफ़ी सारी जो कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या है कि कुछ भी अगर सेटलमेंट को लेके कोई इशू है, तो उसमें जो WTO है उनको थोड़ा प्रोएक्टिवली चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। मगर अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस जो है वो प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है और डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अभी यहीं पे देखिए कि एक बुक है, वो बुक जो है वो द लेवलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ये एक बुक जो है, अगेन ये बुक आ सकता है कि रिटन बाय, तो आप ये नाम खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगा तो पता नहीं क्या पढ़ दूंगा। तो आप ये नाम पढ़ लें, इसको याद कर लें। ये क्वेश्चन अगेन यहाँ से आ सकता है। ये पूरा पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है जहाँ से आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। आई होप कि हम लोगों ने चीज़ों को ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। इसको पढ़ने के बाद आपको और ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपने नोट्स बना लिया होगा। अगर आप नोट्स बना चुके हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नोट्स नहीं बना पाए हैं देन फ्रेंड्स आप हमारे PDF के लिए हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी एग्जाम में काफ़ी कम समय है, तो आपके पास फिर से वीडियो को रिविजिट करने का समय नहीं होगा। आप अगर फिर से वीडियो को रिविजिट करते हैं देन दैट विल बी टोटली टाइम वेस्ट फॉर यू। तो इसीलिए आप बेटर कि एक बार में या तो नोट्स बनाएं, या फिर चाहे तो हमारे ही PDF के लिए हमको कांटेक्ट करें, या फिर किन्हीं दूसरे लोगों के भी PDF के लिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपको ऑलवेज किसी ना किसी पेड PDF की तरफ जाना है, कभी भी किसी फ्री ओपन सोर्स मटेरियल की तरफ नहीं जाना है। तो आई होप फ्रेंड्स चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।